हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। ये जो आप लोग पोल साइंस के पेपर देख रहे हो ना, ये प्रीवियस ईयर के प्री बोर्ड के मिड टर्म के फाइनल टर्म के पोल साइंस के पेपर है। और इन्हीं क्वेश्चन पेपर में से मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहता हूं 2014-15 का क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड का। दिसंबर में आप लोगों के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया मिले कि आपके चैप्टर में से कहाँ से कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है। हालांकि सिलेबस हमारा जो छोटा हो चुका है, बहुत से चैप्टर कट गए हैं, इसमें वो क्वेश्चंस दिए होंगे पहले वाले, लेकिन जो हमारे सिलेबस में हैं हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे और जो सिलेबस में नहीं है वो हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने रील बनाई थी इसकी, मगर रील पे ना कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं यहाँ पर। तो ये है हमारा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2014-15 का। सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस, क्लास है 12th। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन जो आप लोगों को मालूम ही है। ओके, अब हम इसका एक पेज पलटते हैं। आ जाइए, पहले पेज पे आते हैं। ठीक है, पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 5 1 मार्क्स के क्वेश्चन पहले आया करते थे, लेकिन अब नहीं, अब 20 क्वेश्चन आते हैं आपके 1 मार्क्स के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्यूबा मिसाइल संकट के ऊपर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। मास्ट्रिक संधि का क्या अर्थ है, ये हमारे सिलेबस में है। सेकंड, यूएनईपी से आप क्या समझते हैं, ये हमारे सिलेबस में है। 14-15 अगस्त, क्वेश्चन नंबर 4, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सौभाग्यवती दुल्हन। ठीक, नेक्स्ट, दक्षिण भारत के किस राजनीतिक दल ने हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने का विरोध किया। आंसर लिखा हुआ है तमिलनाडु। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। याद रखना, दूसरी दुनिया सोवियत संघ को कहा जाता है। अगर पहली दुनिया आपसे कोई पूछे तो अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 राजनीतिक परिणामों का उल्लेख कीजिए, यह हमारे सिलेबस में है। हरित क्रांति के 2 लाभ का उल्लेख कीजिए, यह हमारे सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 मार्क्स का ये, आपातकाल 1975-77 के किस प्रकार भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया है, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये भी हमारे सिलेबस में क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका होगा चैप्टर नंबर 6, सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 6। आप आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ढांचागत शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र के कोई 4 सिद्धांत लिखे, ये आपके सिलेबस में है। तो ये हमारा पहला पेज कवर होता है। ठीक है, अभी मैं बाकी आप लोगों को सबकी वीडियोस बना के दूंगा मैं आप लोगों को। जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे 19-20 का भी प्री बोर्ड का पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसकी भी वीडियो मैं बना के आप लोगों को दूंगा। ये रोहित नाम का स्टूडेंट था मेरा, तो उसका ये पेपर है। अब आ जाइए सेकंड पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की साझी संपदा का क्या अर्थ है, इसकी सुरक्षा के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। ये आपके सिलेबस में 4 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन। और आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र पार्टी की नीतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी आपके सिलेबस में है। 25 जून 1975 के आपातकाल की घोषणा से किसी 3 शिक्षाएं मिली, ये भी क्वेश्चन है सेकंड बुक का आपका चैप्टर नंबर 6। गठबंधन सरकार की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, ये भी आपका सेकंड बुक चैप्टर नंबर 6 का है। हाँ, चैप्टर नंबर 6। ओके, और ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो कि गद्यांश में है। तो गद्यांश पे उतना हम नजर नहीं मारेंगे, आप लोग देख लो एक बार। ओके, ये ठीक। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, वही सेम चीज है, गद्यांश के क्वेश्चन है।
जिसमें बर्लिन की दीवार के बारे में भी पूछा गया है। फ़ोन नया खरीदना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। देखो अब जाके साफ हुआ, बताओ। क्वेश्चन देख लेना आप लोग, ओके डन। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ये कार्टून क्वेश्चन आप लोग देख लेना। 1975 के बारे में पूछा गया है, ठीक है, लोकतंत्र बचाओ, ओके। नेक्स्ट पेज पर इस कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों को ना मेन क्वेश्चन आंसर पे पढ़ के बताऊंगा, बाकी आप लोग देख लो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वही मैप क्वेश्चंस देख लो, ये हमारे सिलेबस में है। ये इसके आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, ये जो मैप है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर का ये मैप है, ठीक है। 4 इसके अंदर जो दिए हुए हैं A, B, C और D, इनके बारे में हमें राज्यों के बारे, राज्य कह रहा हूँ क्या बोलते हैं, रियासतों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि ये कौन कौन सी रियासतें थी। तो 4 ही तो थी मेन, जिन्होंने नाक में दम कर रखा था, हालांकि सम्मिलित विलय हुई हमारे साथ। अब आ जाइए बड़े क्वेश्चंस पे आते हैं। भाई क्लियर हो जा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका अथवा करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्लियर हुआ। अथवा करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उभरी नई विश्व व्यवस्था का आकलन कीजिए, ये हमारे सिलेबस में है और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में। ये पहला वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे के लिए 4 तर्क दीजिए, कि भारत किन तर्कों के आधार पर कहता है कि भैया हमें स्थायी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहिए। ये भी हमारे सिलेबस में है। अथवा करके जो क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए, भारत के विभिन्न भागों से उठने वाली क्षेत्रीय मांगों से विविधता की एकता के सिद्धांत की अभिव्यक्ति होती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए, सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 24, तीसरी दुनिया के देशों, देख लो तीसरी दुनिया, पहले मैंने बोला था पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष। यहां देखो आप, तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा करके। 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में इंदिरा गांधी की सरकार को लोकप्रिय बनाने में सहायक किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक सेकंड चैप्टर 6। याद रखना, इंदिरा गांधी से 6 नंबर का क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जो पर्यावरण को दूषित करे वही उसका भुगतान भी करे, किन्हीं 2 उपयुक्त तर्कों का तर्कों द्वारा इस कथन का समर्थन करें। ये भी हमारे सिलेबस में है, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर आई थिंक लास्ट वाला है फर्स्ट बुक का 7। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परमाणु नीति की किन्हीं 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सेकंड बुक चैप्टर नंबर 5। अब आ जाइए 26, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। कह रहा है अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए 2 दलीय व्यवस्था जरूरी है। पिछले 20 सालों के भारतीय अनुभव को आधार बनाकर एक लेख लिखिए और इसमें बताइए कि भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था के क्या फायदे हैं। बड़ा ही घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना, पोल साइंस यही है कि घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैं
अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको समझाऊं टाइम लगेगा, 10 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन समझ लो, अगर जो बंदा यहाँ तक वीडियो देखते आ रहा है तो देखेगा, तो उसके लिए समझाता हूं मैं। कह रहा है कि अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए 2 दलीय व्यवस्था जरूरी है, यानी कि एक राष्ट्र के अंदर 2 दल का होना बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया जनता के पास ऑप्शन रहेगा, जनता चुनेगी और वही सरकार उसकी बनेगी, तो दो विकल्प रहेंगे ना जनता के पास। तो कहा जा रहा है कि वे अनेक लोग कहते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए 2 दलीय व्यवस्था जरूरी है, लेकिन कह रहा है कि पिछले 20 सालों के भारतीय अनुभवों को आधार बनाकर, अब ये 20 साल कौन से बता रहा है? ये 20 साल वो बता रहा है 1952 में पहला आम चुनाव, 57 में दूसरा आम चुनाव, 1962 में तीसरा आम चुनाव और 1967 में चौथा आम चुनाव। यानी कि ये 20 साल, इस 20 साल में किसका एजेंडा अगर मैं कहूं पलड़ा भारी था? कांग्रेस का। तो वही कह रहा है ये लाइन कि पिछले 20 सालों के भारतीय अनुभवों को आधार बनाकर एक लेख लिखिए और इसमें बताइए कि भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था के क्या फायदे हैं। यानी कि आज अगर वर्तमान की बात की जाए तो भाई भारत के अंदर बहुदलीय प्रणाली है। ऐसा नहीं है कि 1952 में बहुदलीय प्रणाली नहीं थी, बिल्कुल थी, लेकिन वो बहुदलीय प्रणाली नाम की थी, क्योंकि सबके नजरों में और जुबान पे सिर्फ एक ही दल था, वो था कांग्रेस। तो बहुदलीय प्रणाली होने के बावजूद भारत उस समय एक दलीय पार्टी जैसा लगता था कि भाई भारत में सिर्फ एक ही पार्टी है, लेकिन आज बहुदलीय है। और बहुदलीय है तो आज क्या बहुदलीय अलग है पहले के बहुदलीय से? तो भैया अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है कि पहले 20 साल में जो प्रभुत्व रहा और आज का बहुदलीय जो व्यवस्था है, तो किस तरीके से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में। तो ये मिला जुला स्वरूप लिखना है आपको इसके आंसर के अंदर, ठीक है। तो एग्जामिनर इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। अब आ जाइए नीचे वाला क्वेश्चन। कह रहा भारत में 1967 तक कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। देख लो 1967 भारतीय लोकसभा का चौथा आम चुनाव, तो ऊपर वाला ना करके नीचे वाला करना वो इजी है। अब आ जाओ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण के क्या अभिप्राय है, इसके किन्हीं 3 नकारात्मक पहलुओं का उजागर कीजिए। आपके सिलेबस का क्वेश्चन है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत के किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का था। बाकी फटाफट 1-2 दिन में मतलब आपके प्री बोर्ड से पहले मैं सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास पड़े हुए प्री बोर्ड के मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। इवन यहाँ देखो, ये अगर मैं बात करूं ये है प्री बोर्ड के और भी पेपर अगर मैं कहूं तो जितने भी मेरे पास हैं आप तक पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।